नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको ये जानकारी हम दे दें कि इस वक्त किसानों की बैठक लगातार जारी है। सिंधु बॉर्डर पर ये किसानों की मीटिंग हो रही है। दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग लगातार जारी है। किसान बुराड़ी मैदान नहीं जाने के अपने फैसले पर अभी भी डटे हुए हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर यूपी के किसान इस समय अपना डेरा जमाए हुए हैं। निरंकारी मैदान जाने से इन तमाम किसानों ने मना कर दिया है। रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए या फिर जंतर मंतर पर यह मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। तो ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हम। दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग लगातार जारी है। किसान बुराड़ी मैदान नहीं जाने पर अभी भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं यूपी के किसान। ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। निरंकारी मैदान जाने से किसानों ने इनकार कर दिया है। रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत दी जाए। तो केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शांतिपूर्ण धरने के लिए बुराड़ी के मैदान में जाने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जब सरकार वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जा सकती है तो किसानों से बात करने के लिए भी वह उनके बीच आ सकती है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिमी यूपी के सैकड़ों किसानों के साथ जमे भारतीय किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि राजधानी में अब तक हुए सभी बड़े धरने प्रदर्शन जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में हुए हैं। बुराड़ी मैदान में आज तक कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर सरकार किसानों को बुराड़ी के मैदान में भेजने पर क्यों अड़ी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के किसान बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे और गाजीपुर बॉर्डर पर ही बैठकर पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात करने के लिए खुद उनके बीच आए और इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल न बनाए। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए लंबी तैयारी करके आए हैं। यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वह दिल्ली में ही 26 जनवरी की परेड देख कर जाएंगे। बता दें कि पंजाब हरियाणा से आए सैकड़ों किसान सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। किसान दिल्ली के जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने बुराड़ी मैदान को तैयार करवा दिया है। इस बीच किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जाम की समस्या बढ़ गई है। और इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल किसानों ने क्या कुछ फैसला लिया है। क्या बुराड़ी मैदान जाएंगे किसान या फिर अभी आप बॉर्डर पर ही बैठने वाले हैं? बॉर्डर पे ही रहेंगे, मैदान तो नहीं जा रहे हो आप। बुराड़ी मैदान तो सेकंड शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। क्या ये किस रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है? राकेश जी, अगर आप बताना चाहें कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहते बुराड़ी मैदान किसान? क्या किसानों को ये लग रहा है कि अगर वो बुराड़ी मैदान जाएंगे तो वहां जाकर उनके आंदोलन की जो ये आंच है वो धीमी पड़ जाएगी? हाँ, क्या पता क्या होगा, क्या पड़ेगी। और सरकार को बात तो करनी है, बात कर लो। सरकार बुराड़ी मैदान से कोई साइंटिफिक रीजन है इनका कि वहां जाके क्या बात करना चाहते हैं। भाई बात करनी है, कर लो बात, किसानों से अपनी वार्ता करो कहीं बैठ के। तो जो 3 तारीख को बैठक बुलाई गई है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति है राकेश जी? क्योंकि 3 तारीख की बैठक तो बहुत पहले ही बुला ली गई थी, उसके बाद आप लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो 3 तारीख की बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे? 3 तारीख का भी टाइम है, अभी तो कई दिन है 3 तारीख के, तो देखेंगे 3 तारीख का क्या रहेगा। आने दो, अभी टाइम का करेंगे, बातचीत तो करनी चाहिए, बातचीत तो करेंगे। आगे किसानों की रणनीति क्या है? कितने लंबे समय तक ये आंदोलन चलने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि बातचीत से ये मसला हल हो सकता है? हाँ, बातचीत से हल हो सकता है। बातचीत अगर सरकार करेगी तो उससे समाधान निकलेगा। अमित शाह ने भी बात की है किसान नेताओं से राकेश जी, और वो कह रहे हैं कि आप बुराड़ी चले जाइए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। नहीं, बुराड़ी का क्या किसी हकीम ने बताया थे बुराड़ी चल जाए, क्या है बुराड़ी में? बुराड़ी कोई बातचीत का, आंदोलन स्थल का कोई हेडक्वार्टर है, सीबीआई का हेडक्वार्टर है। बुराड़ी से क्यों बात करना चाहते हैं? किसान जगह जगह बैठा है, आप बुला के किसान से बात कर लो।
ये कहना है सरकार का कि जंतर मंतर पर 2000 से ज्यादा लोगों के लिए जगह नहीं है और आप तो बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह से वहां पर रह पाएंगे। इसलिए निरंकारी मैदान को खाली करवाया गया है, उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि सारे किसान वहां पर आराम से रह सकें। वो तो वहाँ वोट क्लब पर करवा दो, वहाँ पे करीब 10 लाख किसान आए थे आज से 32 साल पहले, तो वहाँ पे आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मतलब जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान, इन दोनों के अलावा आप कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं जाने की है, वोट क्लब दे दो, 32 साल पहले वही मीटिंग होती थी जी। टिकट साहब ने वही मीटिंग कर दी, बड़ी मीटिंग। वोट क्लब पर जाने दो, बातचीत हो जाएगी, बातचीत में क्या दिक्कत है। आपको लग रहा है राकेश जी की बातचीत के बाद कोई मसला निकल पाएगा? देखिए वो तो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम किसान कानूनों को वापस नहीं लेंगे, ये काफी हितकारी कानून है, तो फिर 3 तारीख की मीटिंग के बाद कोई उम्मीद जगाई जा सकती है? नहीं, जब उन्होंने फैसला ले लिया कि हम वापसी नहीं देंगे तो फिर बातचीत नहीं करेंगे। तो बीच का क्या रास्ता निकल सकता है राकेश जी, कि संशोधन हो जाए कि बस एमएसपी के बारे में आप लिख दीजिए 3 लाइन और? हाँ, तो एमएसपी पर लिख दो भाई, एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होगी, ये बताएं, वो अपना लिख दे, एक दस्तावेज किसान के पास में भी दे दे। और ये बात जो बार बार कही जा रही है कि किसानों का जो ये प्रदर्शन है वो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है, विपक्षी पार्टियां इसमें साथ दे रही हैं, राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जा रहा है, मैं जानना चाहती हूं क्या वाकई में किसान नेताओं को किसी राजनीतिक पार्टी का साथ मिल रहा है कि आप आगे बढ़िए? राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? हमें तो जो कोई राजनीतिक पार्टी हो वो पैसे देगी। जब किसान का धान आधे रेट में खरीद होगी तो राजनीतिक पार्टी वाले देते पैसे। किसान को तो पैसे से मतलब है अपना, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। ये सारी पार्टी आपस की मामा फुप्पी के ये मुसरे भाई हैं ये सब। ये तो किसान को बर्बाद करने पर लग रहे हैं। भाई जब इनकी सरकार आएगी तो ये करेंगे, इनकी आएगी ये करेंगे। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है किसी से, ना हमारा किसी पक्ष है ना हमारा किसी पक्ष है। हमें तो जब सरकार इनकी है तो यही तो करेंगे ना काम, यही बात देंगे। आपकी बिल्कुल सही है राकेश जी, और मैं तो खुद समर्थन कर रही हूँ। एएनबी न्यूज लगातार ये कवरेज दिखा रहा है कि किस तरह से किसान इस समय परेशान हो रहे हैं, लगातार आंदोलन की राह पर है किसान और उनकी समस्याएं कोई नहीं सुन रहा। ये बड़ी बात है, हम दिखा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सार्वजनिक जगहों को रोका गया है, आवाजाही का जो ये मार्ग है उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है, क्या ये सही है? नहीं, हम कहाँ कह रहे सही है। किसान को अपने खेत में रहना चाहिए था, दिल्ली आ क्यों? जब सरकार नहीं सुनती, क्योंकि सरकार जो है वो उनका सुनती है दिल्ली सरकार, तो उसको सुनाने के लिए 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। आप बात किससे नहीं करोगे? आपने ये डिसीजन ले दिया बातचीत से पहले, अगर डिसीजन आपने ले लिया तो फिर बातचीत नहीं की। जब सरकार ने डिसीजन दे दिया कि इन बिंदु पर वार्ता नहीं होगी और ना इनको हम वापसी लेंगे, तो फिर वार्ता कहीं नहीं करेंगे। पश्चिमी यूपी से कितने किसानों को आप अपने साथ लाए हैं, और वो सभी किसान हैं या फिर आपके संगठन के सदस्य हैं? और किसानों संगठन के सदस्य क्या अलग अलग होते हैं? जी। हाँ, किसानों संगठन के सदस्य कोई अलग थोड़ा होते हैं, ये तो सब एक ही तो होते हैं। नहीं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ वो वाकई में जमीन से जुड़े हुए ही किसान है ना, जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और वो फिलहाल अपना खेती बाड़ी का सारा काम छोड़कर आपके साथ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं? आंदोलन तो किसानों का ही तो आंदोलन है, हम भी किसानों के आंदोलन में, ये यूनियन का तो आंदोलन है नहीं। और इस समय गाजियाबाद बॉर्डर पर आप लोग डटे हुए हैं, क्या किसी तरह से आपको उम्मीद है कि सरकार का कोई नुमाइंदा बॉर्डर पर आएगा? देखिए अलग अलग बॉर्डर पर अभी किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है, किस तरह से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक बॉर्डर पर और जहां किसान इस समय डटे हुए हैं वहां जाकर एक एक नुमाइंदा सरकार का पहुंचे और आपसे बातचीत करे? नहीं नहीं, एक जगह बैठ जाए तो वहीं आ जाएंगे हम सब। हाँ, हम तो सरकार को ढूंढने आए हैं। सरकार पिछले 7 साल से मिल रही है हमें ये बताया कि सरकार दिल्ली में रहती है, तो हम तो सरकार को तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है राकेश जी, आखिरी सवाल है, आगे की क्या कुछ रणनीति आप सोच कर आए हैं? अगर 3 तारीख को बातचीत से हल नहीं निकलता है तो आगे फिर क्या कुछ किया जाएगा? आगे क्या पता जी, मैं क्या ज्योतिषी आगे का भी बता दूंगा। मैं ये तो आज भी 2 घंटे का आगे का नहीं बता सकता आपको, मेरे साथ 10 दिन आगे का भी। अरे आप 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, आप पश्चिमी यूपी से इतने किसान ले आए, पंजाब हरियाणा के किसानों के समर्थन में कुछ तो सोच कर आए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ठीक है बैग उठाया और चलो। टाइम आता रहेगा, बताते रहेंगे। अभी तो 3 तारीख का इंतजार कर रहे हैं सरकार का।
ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान जो है आंदोलन पर इस समय है, और ये तस्वीरें आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इस समय डटा हुआ है। और इस समय रामपाल जाट जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। किसान महासभा के अध्यक्ष हैं रामपाल जी। सर, मैं आगे की रणनीति जानना चाहती हूं, आगे किसान क्या कुछ सोचकर इस समय बैठे हुए हैं और क्यों इस समय बॉर्डर खाली नहीं किया जा रहा है? बुराड़ी जाने में किसानों को दिक्कत क्या आ रही है? पल्लवी राजपूत जी सर। किसानों ने जब घर ही छोड़ दिया, अपना खेत ही छोड़ दिया, जी। कमाई छोड़कर लड़ाई में आ गए, तो यदि दिक्कत का ही वो विचार करते तो न वो खेत छोड़ते, न घर छोड़ते, न लड़ाई में शामिल होते। इसलिए किसान तो दिक्कतों को झेलता है, और वो झेलता है खुद के लिए, भावी पीढ़ी के लिए, देश के लिए। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलित है, उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी कानून बनाए हैं, उनको लेकर किसान गुस्साए हुए हैं। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जितना जल्दी हो उतना जल्दी किसानों को घर जाने का उपयुक्त वातावरण तैयार करे। इसलिए कहीं भी क्यों जाए किसान, अच्छा रहेगा ना कि सरकार उनकी बात मान ले और उनको घर जाने दे। यदि घर जाएंगे तो ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, तो ये रास्ता ज्यादा बढ़िया है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, सरकार एक तरफ तो 1.5 लाख तोड़ने की बात कर रही है, दूसरी तरफ 1.5 लाख को बनाए रखने के लिए शर्तें थोप रही है। यदि सरकार को खुले मन से आना चाहिए, बिना शर्त अपनी बात कहना चाहिए, और ये कहना चाहिए हम बातचीत को तैयार हैं, आप आओ, तो कोई कहीं भी है, सरकार को इससे क्या अंतर पड़ रहा है। इसलिए अच्छा ये रहे कि सरकार बुराड़ी मैदान में आओ ऐसी शर्त नहीं लगाए, और बुराड़ी मैदान में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल अपना बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि हम लगातार तमाम किसान नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से बातचीत के लिए कोई ज्यादा इस समय दिखाया नहीं जा रहा है कि हाँ ठीक है हम बातचीत करना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है उनके इस बयान में? ये रणनीतिक बयान है पल्लवी राजपूत, इसलिए वो रणनीति के नाते इसी ढंग के बयान जारी कर रहे हैं। तो ये मेरा इतना उनसे आग्रह है कि वो रणनीति की बजाय शुद्ध मन से आए, खुले मन से आए, तो ज्यादा सफल होगा पूरा देश। तो पूरे देश के हित में रणनीतिक बात नहीं करें, शुद्ध मन से बात करें। बुराड़ी जाएंगे नहीं और अभी अलग अलग बॉर्डर पर इस समय किसान डटे हुए हैं, तो किस तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या हम 3 तारीख का ही इंतजार करें कि 3 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उसी बैठक पर अब सब कुछ निर्भर करता है? बातचीत का तो ऐसा मंच है जो सदाई खुला रहना चाहिए और सबको खुला रखना चाहिए। इसलिए वहां टेबल पर बैठने के बाद जब संवाद होता है तो संवाद में से अच्छी बात निकले, ये सभी चाहेंगे। इसलिए हम तो इस पक्ष के हैं कि सरकार बिना शर्त बातचीत की पहल करे, और पहल करके बातचीत शुरू करे तो अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, तो मैं वही जानना चाह रही थी सर, बिना शर्त के तो देखिए वो कह रहे हैं कि आप ठीक है, अगर आप बुराड़ी में चले जाएंगे तो हम कल ही तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन एक तरफ 3 तारीख की जो डेट है वो तो पहले से ही दी गई थी कि 3 तारीख को तो हर हाल में बातचीत होनी ही होनी है, बैठक होनी ही होनी है। तो उस बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं कि किसान कि हम इससे इस मांग से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे? या तो मांग ये है कि सारे कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, या फिर मांग ये है कि एमएसपी को लेकर जो भी है एक नया कानून बना दिया जाए। पल्लवी राजपूत, आप जो बात कह रही हैं, लगातार किसान इसको तब से ही कह रहे हैं जब जून के महीने में सरकार ये कानून लेकर आई थी। इसलिए किसानों ने तो हमेशा कहा है कि भाई उनकी उपजों के उनको दाम दो। तो किसान देश में जो आत्महत्या कर रहा है, जो आज देश के ललाट पर आत्महत्याओं का कलंक है, वो धोया जा सके। और दूसरा, किसान ऋण मांगने वाला नहीं बने। जिस दिन उसको उसकी उपजों का दाम मिल जाएगा, वो ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देने वाला बनेगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा, उस दिन हमारा देश दुनिया में हो जाएगा नंबर 1। उस और सरकार को चलना चाहिए। ये सब कहते हैं, इसमें पूरे देश कहते हैं, सारी जनता कहते हैं। इसको देखकर सरकार को अपना मन बड़ा बनाना चाहिए और बड़ा बना के बिना शर्त बातचीत के लिए पहल करनी चाहिए। रामपाल जी, देखिए कितनी सरकारें देश में आई और कितनी ही चली गई। आप मानते हैं कि किसी सरकार ने इस दिशा में इतना बेहतरीन कदम उठाया कि हमारे देश में किसान अब ऋण देने लायक हो जाए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल की तो हम बात ना ही करें, वो तो हम तस्वीरें देख ही रहे हैं कि किसान कितने खुश हैं इनकी नीतियों से। इसके अलावा जो पिछली सरकारें रही, क्या आप मानते हैं कि उन सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है? पल्लवी राजपूत, ये आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। किसानों की व्यथा यह है कि सरकार कोई भी रही हो, वे किसानों को वोट बैंक के रूप में यूज करना चाहती है। किसानों को कुछ देना नहीं चाहती, और इसलिए नहीं देना चाहती कि जो अभी भारत का विकास का मॉडल जिसको कहते हैं, वह निवेश आधारित विकास का मॉडल है। और निवेश आधारित विकास के मॉडल में केवल बड़े पूंजी वालों के हाथ जोड़ना, उनको रिझाना, उनको आकर्षित करना, ये सरकारों का काम रह गया। और सरकार रहिए रामपाल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा हमारी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल एआईसीसी के सदस्य अजीत जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर इस समय किसान डटे हुए हैं। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं और मैं आपको रूबरू करवा देती हूँ, हमारे साथ रामपाल जाट जी भी इस समय जुड़े हुए हैं, जो कि किसान महासभा के अध्यक्ष हैं। अजीत जी, आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद है, इतना पूरा देश भर का किसान जिसने जो मांगा नहीं, और सरकार कहती है कि हमने आपकी मांग पर ये काम किया है। किसान ने तो मांग हमेशा ये की कि मेरी फसलों के वाजिब दाम मुझे मिले। किसान ने हमेशा ये मांग की कि मुझे कर्जा मुक्त किया जाए। किसान ने ये मांग की कि मेरा जो समर्थन मूल्य है वो जो आपने वादा किया था, भारत सरकार ने वादा किया था कि C2 प्लस 50% हम आपको कीमत देंगे, तो वो बात कहाँ है? जो मुद्दे आपने जो जनता से कमिटमेंट किए, जो वादा आपने किसान से किया, वो नहीं निभाया। जो किसान ने मांगा नहीं, उसको आप कह रहे हैं APMC खत्म करके। किसान ने कहाँ मांगा? और APMC टैक्स जो लगता है, किसान को तो आदत है कि वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर अपना उत्पाद बेच सके। ये सुविधाएं मंडी समितियों के द्वारा थी, और मंडी समिति में जो शुल्क लगता था, वो टैक्स के पैसे से ग्रामीण क्षेत्र में विकास होता था। तो आपने एक झटके में APMC को खत्म करके कहा कि पूरे देश में कहीं बेचो। पहले भी किसान के लिए तो आजादी थी बेचने की, और समर्थन मूल्य पे आप बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। खुद आपने कहा कि जो कंप्रेहेंसिव कॉस्ट होगी C2 प्लस 50% लाभ जोड़ के आप किसानों को देंगे, और वो घोषणा आपकी MSP की होगी, वो आपने नहीं किया। तो प्रश्न ये है कि आज किसान चारों तरफ से घेरने का काम कर, आप नए तीनों कानूनों को लेकर आए। ये तीनों कानून किसान को मिटाने के कानून है। किसान की फसलों के उत्पाद की कहीं कीमत नहीं मिल रही, और MSP खत्म करके आपने उसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देकर किसान उनके लिए बंधुआ मजदूरी का काम करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
फार्म जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें तमाम अधिकार बड़े पूंजीपति के पास हैं। अगर कोई डिस्प्यूट विवाद भी होता है तो एसडीएम सुनेंगे। एसडीएम के सुनवाई में या पूंजीपति से लड़ने में एक अदना सा किसान की क्या हैसियत है, या आप बेहतर समझते हैं, और उसको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये भी सारी चीजें अब ये पूरे देश के जो तमाम बड़े 10-15 जो पूंजीपति हैं उनके हवाले किसानी उस किसान को और उसकी तमाम आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल दांव पे लगा दिया, उसको बंधुआ मजदूरी की तरफ ले जाने का काम किया है। ये तीनों कानून सरकार को उनको वापस लेने चाहिए। पूरे देश के किसान की ये मांग है और किसान की मांग को सरकार को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। आपने किसानों से पूछा नहीं, आप किसान संगठनों से बात करने ने उनकी सहमति नहीं ली, आप कानून लेकर आ गए। आपने किस जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पालन नहीं किया भारत सरकार ने, और फिर कहते हैं कि हमें किसानों के लिए बड़े कल्याण का काम हुआ, बड़े बड़े फायदे होंगे। तो प्रश्न सिर्फ ये है, जब किसान ने जो मांगा नहीं उसको क्यों दे रहे हो? आज किसान बात करना चाहता, आप कहते हो साहब 3 तारीख को बात करेंगे, कभी कहते हो कि इस मैदान में आइए तब बात करेंगे, ऐसी शर्त लगाते हो। ये तो हालात भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको नहीं सीधा चाहिए था जब वो किसान आ रहे तभी बात कर लो। और आपको लगता है उनकी वाजिब बातें हैं, उनकी बात सुनो, उनकी बात जो आपने कानून बनाने से पहले सुनना चाहिए था। आज वो कह रहे हैं आज तो सुनो, आज भी आपके पास वक्त नहीं है। चुनाव प्रचारों में तो लग रहे हो, आप वहां तो टाइम दे रहे हो, लेकिन किसान आपके द्वार पर खड़ा है जिसको आप कहते हैं कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे। ये अच्छे दिन पाने की ये खुशी में आपके साथ खड़ा हुआ था, आपकी सरकार बनाई किसानों ने, लेकिन आज वो देख रहा है ना तो किसान का कर्जा मुक्त हुआ और ना ही आज आत्महत्याओं की हालत वही है। किसान अपनी आर्थिक व्यवस्था के कारण किस तरह से दूभर है, अपने जीवन जीने के लिए मजबूर है, और आज वो आपके द्वार पर आया तो आप बात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। कृषि मंत्री ने कह दिया कि 3 तारीख को बात करेंगे, आपके दरवाजे पे खड़ा किसान उससे आज बात क्यों नहीं करना चाहते? आप उनकी बात सुने और उनकी बातों को सुनकर उनके मुताबिक उनको समझे, उनको फैसला सुनाए। किसान ये तो चाहता है कि फसलों के सही दाम मिले, किसान ये तो चाहता है कि उसकी ये एपीएमसी को खत्म न किया जाए, किसान ये चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किसान को बंधुआ मजदूरी की तरफ न ले जाया जाए। आपने ये एक कानून में लगा दिया कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके तहत आप कितना भी कोई स्टोरेज नहीं करेंगे, लिमिट थी, अब आपने हटा दिया। आप बड़े बड़े पूंजीपति तो स्टोर करेंगे, क्या किसान की हैसियत है? क्या किसान को आपने देखा कभी वो अपने उत्पाद को स्टोर करता है? तो उसकी तो हैसियत नहीं है, उसकी क्षमताएं नहीं है। वो तो अपना पैदा करता है फसल, तत्काल उसको बेचने का कोशिश करता है ताकि उसका घर चले, उसके बच्चों की शिक्षा, उसकी चिकित्सा, उनकी तमाम व्यवस्थाएं हो। लेकिन आप उसको कहते हैं कि आप कितना ही माल रख सकते हैं, तो बहुत हास्यास्पद है। तीनों बिल किसान के विरोध में बनाए गए हैं, पूंजीपतियों के हक में बनाए गए किसानों हैं। को भी इसके लिए निर्णय लेना होगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार भी इस समय अपने रवैये पर अड़ी हुई है कि हम किसी भी सूरत में कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो वाकई में स्थिति यहाँ पर काफी इस समय तनावपूर्ण होती हुई नजर आ रही है। रामपाल जी, मेरा आखिरी सवाल है, अगर सरकार की तरफ से यही रुख रहता है कि कृषि कानून तो रद्द नहीं होंगे, तो आप संशोधन क्या कुछ चाहेंगे? सबसे बड़ा संशोधन देश के किसान चाहते हैं, इनमें पहला काम सरकार कर दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में कोई विक्रय नहीं होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का अधिकार दे दे। दूसरा, कृषि न्यायालय ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर बना दे, जिससे किसानों को न्यायपालिका में जाने से रोका नहीं जा सके। अभी तो उन्होंने न्यायपालिका में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये गलत तरीका है। और ये जो एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स है, एसडीएम 1973 में न्यायपालिका को और कार्यपालिका को अलग किया था संविधान के अनुसार। तो जब उस समय इनका पृथक्करण हुआ, उसका जो आधार था उस आधार को खत्म कर रही है सरकार। तो वो जो आधार था वो इसलिए किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, ये अप्रोच भी इन तक जल्दी होती है, और दूसरा इनको समय भी नहीं रहता। इसलिए आज जो भी मुकदमे इनके यहाँ है वे लगातार लंबे समय से लंबित है, उनका नंबर ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में महा किसान कैसे न्याय प्राप्त करेगा? और तीसरा, जो सामने वाली कंपनी उनकी पहुंच तो सरकार के चूल्हे तक है, और किसान की पहुंच एसडीएम की चौखट तक भी नहीं है।
और एसडीएम तो प्रोटोकॉल में रहेगा मंत्रियों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ। तो उसे कैसा आशा की जा सकती है कि वह निष्पक्ष भाव से न्याय देने का काम करेगा। इसलिए सरकार ने ये जो बाधा खड़ी की, ये जो प्रतिबंध लगाया कि न्यायपालिका में नहीं जा सकते, इसको तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। और तीसरा, सरकार को चाहिए खुले मन से सबके साथ बैठे, बात करें और किसानों का हित जिसमें हो, जिससे किसानों को एमएसपी मिले, वो काम करे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो सरकार का मन ही नहीं है। इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं एमएसपी चालू रहेगी, ये बोलने के बाद भी बिहार में किसानों को अपना धान 400-500 रुपए प्रति क्विंटल घाटा उठाकर बेचना पड़ रहा है। मक्का किसानों को 1 क्विंटल पर 1000 का घाटा उठाना पड़ रहा है। बाजरा के किसानों को 1 क्विंटल पर 1000 रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। जब आप एमएसपी चालू रखने की बात कहते हो और उसी न्यूनतम मूल्य के लिए किसानों को आप सुविधा नहीं दे रहे, खरीद शुरू नहीं कर रहे, तो उनको वो दाम मिलेगा कहाँ से? और फिर 2017 में केंद्र सरकार ने जो बनाया था आदर्श कृषि उपज मंडी अधिनियम, आदर्श कानून, तो उसकी पालना करो ने। उसमें तो लिखा है आदर्श कानून में कि कोई भी फसल जिसका एमएसपी घोषित होगा उससे कम दामों पर वो बिकेगी ही नहीं, कोई उसको खरीद ही नहीं सकेगा। तो आप उसको संसद में क्यों नहीं लाते? वो कानून लाओ ना, वो तो आपका बनाया हुआ है। और चौथा मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, ये अपने घोषणा पत्रों को पढ़ ले। 1951 से लेकर 2014 तक जिनमें किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात कही गई है, उस और क्यों नहीं आगे बढ़ते? खुद के घोषणा पत्रों की पालना कर ले, ये भी एक उचित समय है इनके लिए। यदि इसकी पालना करेंगे तो इनको क्रेडिट मिलेगी और ये कह सकेंगे हमने जो विजन देश को दिया उसको हम संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। ये सभी काम कर सकते हैं, ये उनको करने चाहिए। लेकिन सरकार की नीति और नीयत दोनों में ही कहीं ना कहीं कोई कमी है और इस वजह से इस तरह के जो कानून है वो लागू किए जा रहे हैं और किसानों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। अजीत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, तो क्या ऐसा माना जाए कि आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? कृषि सुधार के नाम पर किसान के जो बाजार है, जो उन्हें निजी हाथों के हवाले किया जा रहा है, सिर्फ सरकार अपना पल्ला छुड़ा रही है, क्या ये माना जाए? नहीं, बिल्कुल सरकार ने जो वादे किए, जो किसानों से वादे करके जो किसानों का साथ लिया और सरकार में आप बने, किसानों ने भी ये उम्मीद जताई कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है वो बहुत सच्चा होगा और वर्तमान प्रधानमंत्री जी को विश्वास किया और किसानों ने बड़े समर्थन से इनकी सरकार बनाई। इन्होंने जो वादे किए उन्हें निभाना चाहिए। आज किसान ही महसूस करता है कि उन्हें जो धोखा मिला है और धोखे के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिला। किसान ये मांगता था और ये उम्मीद करता है कि कम से कम जो आपने वादा किया, जो बातें आपने कही, जो आपके घोषणा पत्र में भी हैं, जो आपने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, आप दुगनी की बात कर रहे हैं। आपने तो उसकी खेती छीन ली, उसकी जमीन छीनने पे आमादा है, उसके जीवन पे खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको बंधुआ मजदूर के रास्ते पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो कमिटमेंट किसान से था, किसान देश की रीढ़ है और इतनी बड़ी आबादी देश की खेती पर आधारित है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता देश का। देश की जीडीपी में बड़ा सहारा किसान खेती का है। आप क्यों इस पे आमादा है कि आपको मंडियों को लेकर जो सरकार की तरफ से बार बार बात कही जा रही थी अजीत जी कि हम मंडियों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था सुधारने के लिए तो ये भी किया जा सकता था कि मंडियों की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ा दी जाए। एक रास्ता ये भी हो सकता था। ये निजीकरण वाला रास्ता क्यों अपना रही है सरकार? चूंकि पहले दिन से जब जिस सरकार का जन्म हुआ है वो बड़े 10-15 जो पूर्वी मित्र हैं उनके रास्ते पे चलना चाहती है, उनके इशारे पे, उनके एजेंडे पे काम कर रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की बात पर, किसानों के विश्वास पर, किसानों की जो उनकी समस्याएं हैं उनको हल करने की दिशा में, उनको साथ लेकर चलने की दिशा में नहीं है। वो ये सब ये चाहती हैं कि जिन्होंने उनके लिए टेलीविजन चलाया, जिन्होंने उनके लिए काम किया, उन बड़े पूंजीपतियों के रास्ते ये खेती का जो बाजार है उनको दे दिया जाए।
आज ये खेती की जमीन, खेती के उत्पाद उनके हवाले करने की योजना सरकार की है। ये बिल्कुल कहीं भी दूर तक में संदेश ना है और किसान ये समझ चुका है कि उनके हक में ये कानून नहीं है। ये कानून पूंजीपतियों के हक में बनाए गए हैं। अगर किसान आपके दरवाजे पर आया, मांग करने आया, आपसे बात करने आया, तो आप बात करिए और सुनिए उनकी बातें। आप क्यों एमएसपी खत्म करने का काम करते हो? आपको लगता है कि पूंजीपति इसमें बेहतर काम कर सकेगा, इनके उत्पाद को अच्छे दाम पर खरीद सकता है, तो आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डिक्लेयर करो, इसको कानून का दर्जा दे दीजिए। आप ये किसान यही तो मांग कर रहा है। ठीक है अजीत जी, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सेकंड अजीत जी, बाहर कोई नहीं खरीदेगा, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा, तो ये कानून में लिख दीजिए। ठीक है अजीत जी, मैं एक जानकारी आपसे चाहूंगी। देखिए कई ऐसे और भी राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, उसमें पंजाब सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ। वहां के किसान सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में इस समय बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। कृषि एक ऐसा विषय है जो राज्य और केंद्र दोनों का है और ये समवर्ती सूची में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है। तो ऐसे में जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? पंजाब ने अपनी विधानसभा बुलाई, वहां पर अलग से कानून पारित करा दिए, उसका असर क्या नजर आया? किसान आज भी बॉर्डर पर है। तो जब राज्यों का भी अधिकार इसमें बनता है तो आप अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं? देखिए आपने देखा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त आपने देखा यूपी गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा किसानों के हक में काम किए गए और 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया किसानों का। बड़ा ये नहीं देखा गया इसमें कि किस किसान का करना छोटा बड़ा तलाश किया जाए। किसानों के कर्ज माफ किए गए थे और उसके समर्थन मूल्य भी आपने देखा। जिस समय सरकार हमारे यूपीए गवर्नमेंट को, जब समय भाजपा से सरकार सत्ता में आई, यूपीए गवर्नमेंट आई, तो उस समय जो रेट था, जो एमएसपी की रेट था, गेहूं पर, धान पर करीब 2.5 गुना रेट बढ़ा है और 1450 रुपए क्विंटल का रेट गेहूं और धान पर 1550 लेके हम लोग गए हैं, तो भाजपा को दिया है। ये इन्होंने कहा कि हम लोग 50% लाभ देने का काम करेंगे। आपने 50 रुपए बढ़ाने का काम करते हो। पिछले 3 सालों से गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। गन्ने के किसान का भुगतान 14 दिन का वादा आपने किया। आज भी आप देख रहे हैं कि किसानों का करीब उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ बकाया है और अलग अलग प्रदेशों में लगाए। कितनी बड़ी धनराशि है, पूंजीपतियों के हवाले है। तो सरकार कहती कुछ है, कर नहीं रही। कांग्रेस ने किसानों के हक में जो बेहतरीन काम हो सकते थे, किसान के हक में ही किसान भूमि अधिग्रहण कानून आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बना, उन्होंने संघर्ष किया और भट्टा 500 से लेकर अलीगढ़ तक यात्रा की, पूरे देश में एक आंदोलन बनाने का काम किया। सरकार में रहते हुए उन किसान के साथ खड़े हुए कानून बना। आज किसान कम से ये कह सकता है कि उसकी मर्जी के बगैर एक जमीन सरकार छीन नहीं सकती, तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। यही कानून अब फसलों के नाम पर है। ये कानून कांग्रेस चाहती है, किसान के साथ खड़ी है। किसान के सहमति से कांग्रेस हमेशा चली है, उनके साथ खड़ी हुई, कभी उनकी आवाज को दबाने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यूपीए के लिए बात ही नहीं कर रही थी, मैं बोल रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि एपीएमसी कानून को पारित करना राज्यों का अधिकार है। तो इस दिशा में वर्तमान समय में आपके शासित राज्य क्या काम कर रहे हैं और आगे उनकी क्या कुछ रणनीति है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मेरा सवाल लगातार सर यूं ही बरकरार रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा भी यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है और लगातार हम बातचीत करते रहेंगे कि किसान मुद्दे को लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, किस तरह से रणनीति रहेगी और कांग्रेस शासित राज्य इस पूरे मसले में क्या कुछ करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज
सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच में कई लोग किसानों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। कोई किसानों को खाना खिला रहा है तो कोई उनके पीने की पानी की व्यवस्था कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की किसानों को चाय पिलाती हुई नजर आ रही है। किसान लड़की की चाय के बदले उसे पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। प्रदर्शनकारी किसान लड़की के इस नेक कार्य की जमकर सराहना कर रहे हैं। ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਠ ਸੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ। तो कृषि कानूनों के विरोध के बीच में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मन को भावुक कर देती हैं। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो मानवता की मिसाल बयां कर रहे हैं। एक वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग किसानों को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें खाना खिला रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अपने हाथों में खाने के पैकेट्स लेकर किसानों को दे रहे हैं और किसान उन्हें स्वीकार करके धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू हैगे थैंक यू सर। देख पा रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं। किसान जो धरने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं उन्हें खाने के पैकेट्स वितरित किए जा रहे हैं। तो वाकई में कुछ ऐसी तस्वीरें भी किसान आंदोलन के बीच सामने आ रही है जो मानवता की एक मिसाल बन रही है। उन्हीं में से ये तस्वीर भी है जहां लगातार देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति की जाती है। वहां उस दौर में इस तरह की तस्वीरें आना वाकई में भावुक कर देने वाला है। यहाँ किसान जो जा रहे हैं आंदोलन के लिए वो किसान भूखे ना रहे, इसलिए मुस्लिम समुदाय के द्वारा उनके लिए खाने के पैकेट्स दिए जा रहे हैं। उनको खाने का जितना भी सामान है ये पैकेट्स है वो वितरित किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर वाकई में भावुक कर देने वाली है। थैंक यू हैगे थैंक यू सर। चलो मैं बना ली है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू हैगे। और इस बीच अमन अरोड़ा जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक है उनका क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ हैदराबाद ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। और इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
खिलाते हैं, आपको स्कूल की फीस भी देते हैं, आपके लिए कोई भी आवश्यकता पड़ती है, जब वो आपके लिए काम करते हैं तो आप उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा जी वो तो नहीं किया कभी। क्यों नहीं करते? कि वो तो अपने परिवार के सदस्य हैं। कहने लगे वो परिवार के सदस्य हैं तो मैं आपके परिवार का सदस्य नहीं हूं क्या? मैंने कहा बात समझ में आ गई, मैं ये धन्यवाद भी वापस लेता हूं, आप मुझे दवाई भी दे दीजिए। तो जब एक परिवार होता है उस समय धन्यवाद की बात नहीं होती। परिवार के हर सदस्य को अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिम्मेवारी निभानी चाहिए, तभी हम साथ मिल करके साथ चल सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर पूरा उतर सकते हैं। संयोग से पिछले 6 साल से हमको हरियाणा में शासन करने का अवसर मिला है। इन 6 सालों में हर समय विचार करते रहते हैं कि अपना ये हरियाणा का परिवार है, ये 2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ की जो हमारी आबादी है, ये मेरा एक परिवार है, इसमें किस वर्ग को क्या तकलीफ है, उस तकलीफ को कैसे दूर किया जाए, ये हमेशा सोच बनी रहती है और उसी में से निर्णय लेते हैं। आज के इस निर्णय की भी जिसकी चर्चा हो रही है, इसकी मैं बात करूं, इच्छा रही होगी, बहुत बार मांग पत्र में विषय आए होंगे, लेकिन क्या अपने इस वर्ग ने इस बात को प्राप्त करने के लिए जैसे पहले कभी करते रहे होंगे कोई आंदोलन किया था क्या? नहीं किया ना। हमने अचानक विचार किया कि ये जो वर्ग है पूरे हरियाणा में, हर गांव में, हर शहर में थोड़ी थोड़ी संख्या में फैला रहता है। इनकी अलग से पॉकेट्स नहीं है। कुछ जातियों के, कुछ वर्गों की पॉकेट्स होती हैं। उन पॉकेट्स में उन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अपनी पॉकेट में अपनी आबादी के हिसाब से अपना वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व उनका बन जाता है। लेकिन ये मेरा जो बैकवर्ड क्लास, खास करके अति पिछड़ा वर्ग, जिसको हम क वर्ग कहते हैं, ए वर्ग कहते हैं, ये सब स्थानों पर आबादी के हिसाब से फैला रहता है। जो फैला रहता है तो इनको उस इलाके के हिसाब से कुछ आरक्षण की आवश्यकता हो तो देनी चाहिए। तब हमने ये पंचायती राज के अंदर 8% का आरक्षण आपको दिया है। और इसमें भी एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर 8% में संख्या 2 से कम अगर होती है तो 2 संख्या जरूर होगी, इससे ऊपर हो जाए तो मिलेगा, नहीं तो 2 जरूर हो जाएंगे। चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हो, चाहे जिला परिषद के सदस्य हो, चाहे पंचायत के सदस्य हो, सब में हो सकता है इससे आगे भी कुछ अपेक्षा हो, वो आगे चल के देखी जा सकती है। लेकिन एक कहावत है ना, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण किसी का शौक नहीं है। आरक्षण जरूरत है तो जरूरत को पूरा करने के लिए चीज है। कल को मान लो पूरे हरियाणा में जिन इकाइयों में आज आरक्षण दिया गया है और 2 की मिनिमम संख्या रखी गई है, हम आगे बढ़ करके और ये जो पिछड़ा लेबल लगा हुआ हमारे ऊपर, इस पिछड़ा लेबल को हटा करके हम और आगे बढ़ जाएं और हमारी संख्या अपने आप 2 की बजाय 3, 4, 5 हर स्थान पर आने लग जाए, तो फिर इस 2 की जरूरत है क्या? कोई आरक्षण की जरूरत है क्या? आरक्षण तभी होता है जब समाज में कोई एक वर्ग किन्हीं भी कारणों से पिछड़ गया है, पीछे रह गया है, उसको बराबर का अवसर देने के लिए थोड़ा सहारा देना पड़ता है। और उस सहारे के साथ अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी कुवत के आधार पर, अपने परिश्रम के आधार पर समाज आगे बढ़ जाए तो फिर इन चीजों की जरूरत नहीं होती है। मैं उदाहरण दूंगा आपको। जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, समाज का बहुत बड़ा वर्ग पश्चिमी पंजाब से, खास करके हरियाणा और पंजाब जो आज 2 प्रांत हैं, कुछ और प्रांतों में भी लोग गए, दिल्ली भी गए, बाकी जगह भी गए, उन्हें अपना जीवन शुरू किया। कठिनाइयां बहुत थी क्योंकि खाली हाथ वहां से लौटे थे। कुछ वर्ष के बाद, देश स्वतंत्रता के बाद अपनी सरकार बनी। 1952 के अंदर पहली बार केंद्र में अपनी जो सरकार बनी अपने स्वतंत्र भारत की,
तो एक आवाज उठी कि ये जो समाज है, जिसको उन्होंने अपने समाज को पुरुषार्थी समाज इस नाते से नाम दिया, तो ये पुरुषार्थी समाज को आरक्षण लेना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए उस समय समाज के दो धड़े बन गए, दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने कहा कि आरक्षण लेना चाहिए, दूसरे ग्रुप ने कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं लेना चाहिए। न लेने वालों के मन में क्या था कि नहीं, हम लोग अपनी मेहनत से जैसे पहले अपने आप काम करते थे, वहां छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छी प्रकार से मेहनत करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए हम अपने बाजुओं से, अपने ताकत से, अपने दिमाग से, अपने हाथों से हम और आगे बढ़ेंगे। आरक्षण के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जो विषय निकले, लेकिन उस समय वो सारा समाज आरक्षण पर नहीं गया। उन्होंने मना किया कि हम आरक्षण नहीं लेंगे। और आज उस पुरुषार्थी समाज को हम देखते हैं कि हर दृष्टि से बलशाली हैं। आज वहां गरीबी भी है, गरीब भी हैं, लेकिन अच्छे संपन्न भी हैं। समाज आगे बढ़ गया। सहायता हमको उसकी करनी है जो कहीं भी किसी कारणों से पीछे रहे। हमारा समाज आजादी के बाद या आजादी के पहले जो भी कुछ कारण रहे, लेकिन पिछड़ा रह गया। हमारी कोई नियति पिछड़ाने की नहीं है, लेकिन मजबूरी से या सिस्टम से कुछ ना कुछ हमारे ऐसे कोई अवसर हमको नहीं मिल पाया कि हम आगे बढ़ जाए। तो सिस्टम ने हमको सपोर्ट नहीं किया। आज हम सिस्टम में सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। 1991 में, आज से 40 साल पहले अपने समाज को आरक्षण मिला था। उससे पहले तो नहीं मिला हुआ था, मंडल आयोग के समय ही मिला। ये आरक्षण उस समय मिला, ये आज से 40 साल पहले मिला। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उस आरक्षण के बाद उसको जिस प्रकार से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आरक्षण तो नौकरियों में हो गया, कोई बात नहीं, उच्च शिक्षा में हो गया, लेकिन समाज के वर्ग के अच्छे पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई जाएं, ऐसे समाज के वर्ग के हर बच्चे को पढ़ने का अच्छा अवसर मिल जाए, उसके प्रयत्न ये नहीं हुए। हम आज वो प्रयत्न सारे कर रहे हैं कि समाज का वो वर्ग जिसके बच्चे किसी कारण से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्कूलों की व्यवस्था तो सब जगह है ही है। उनको छात्रावास की व्यवस्था की आवश्यकता हो तो छात्रावास की व्यवस्था देंगे। ऐसे मेधावी छात्रों को अगर स्टाइपेंड देना है, छात्रवृत्ति देना है, तो छात्रवृत्ति देंगे। और जो ऐसे बच्चे बहुत हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकता और सरकार की एक सीमा होती है छात्रवृत्ति की, उस छात्रवृत्ति से काम नहीं चल सकता, तो हमने उनके लिए लोन की व्यवस्था भी कर दी है कि उस लोन में जो इंटरेस्ट है वो कम से कम इंटरेस्ट रख करके बाकी सरकार देगी उसका इंटरेस्ट। और लोन लेने के लिए किसी माँ बाप को उसका कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा। कोलेट्रल मतलब उसके लिए जो गारंटी होती है संपत्ति की, वो नहीं देनी पड़ेगी। ये गारंटी ऐसे बच्चों के ऋण के लिए बैंकों को गारंटी देने का काम सरकार करेगी। सरकार उसकी गारंटी देगी। कितना ही लोन जिसको चाहिए, किसी को विदेश में पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की करनी है, इंजीनियरिंग की करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, शोध करना है, अगर लड़के में, छात्र में, छात्राओं में योग्यता है तो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए अब उनको रोक कोई नहीं पाएगा। और इस मान लो कोई ऋण देना भी है, ब्याज में सहयोग सरकार करेगी, लेकिन इस ऋण की अदायगी किसी माँ बाप को नहीं करनी पड़ेगी। अब यह अदायगी तो जब व्यक्ति पढ़ लिख करके कमाने लगेगा, नौकरी करेगा, उसी को जब करना है तो कुछ साल में वो कर लेगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो रास्ते हमारे सब खुल रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास, क्योंकि ये जो सारा वर्ग है ये शिल्पकार वर्ग है, ये कर्मयोगी वर्ग है। गीता में कर्म को बहुत ही मान्यता दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मयोगी को बहुत ही उसमें मान्यता दी है। तो हमारा ये जो सारा समाज है, ये चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद हमारी सारी अर्थव्यवस्था का आधार है। जब हम गुलाम थे, हमारे देश में कोई बड़ी चीजें नहीं बनती थी।
हमारे कारीगर छोटी छोटी चीजें बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे, हथकरघा है, घरेलू उद्योग है, बहुत अच्छे अच्छे कला सीख करके, चाहे कपड़ा बनाने की कला है, चाहे हमारे आभूषण बनाने की कला है, ऐसी चीजें जो विदेशों में भी काम आती थी, इस देश के एक्सपोर्ट में 24% हिस्सा ये छोटी कारीगरी का होता था, जो आपके ऊपर निर्भर करता था। 24% हिस्सा होता था। आज भी उन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक युग के हिसाब से जो कौशल है, जो हुनर है, उसके विकास में अभी हम पिछड़े हैं। पुराना जो समय का कौशल हमारा है, वो आज शायद दुनिया में काम नहीं आ सकता। हमको, हमारे कारीगरों को, हमारे परिवार के जो पैतृक हमारे काम धंधे थे, उसके विकास के लिए आज कौशल विकास करना पड़ेगा, हमारा स्किलिंग का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए भी हमने पहल की है। पलवल के अंदर एक कौशल विश्वविद्यालय, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ये हमने खोला है। 800 कोर्सेज हैं छोटे बड़े, वो सब इसी समाज के लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। हमारे केश कला के जो आज अध्यक्ष जिन्होंने ज्वाइन किया है, सुरेश सैन जी ने, इन्होंने एक बार मुझे कहा कि हमारे बच्चे आज के हिसाब से जैसे हेयर सैलून नए प्रकार के शहरों में खोलने पड़ते हैं, हमारी बेटियां कहीं ब्यूटी पार्लर का अच्छा शोरूम खोल सकें, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने बात की अपने वाइस चांसलर से, उनका के 4 सेंटर ऐसे जो अच्छे केश कला यानी अच्छे सैलून की दुकान खोल सकें, हमारी ब्यूटी पार्लर बहनें जो है उसका कोई शोरूम बना सके, उसके लिए 4 सिखलाई के सेंटर खोल दिए। इनके बच्चे सब जगह पढ़ रहे हैं। क्यों सुरेश जी, है ना ऐसा? छोटी छोटी चीजें हैं। अभी जो हमारे ये जो मैसन हैं, मिस्त्री हैं, बार बेंडिंग, लोहा मोड़ने वाले, इलेक्ट्रीशियन, इनके कोर्सेज, हाई क्लास कोर्सेज। पीछे मैं दुबई गया, दुबई के वहां के शेख ने कहा कि हमारे यहाँ ड्राइवर्स की बहुत जरूरत होती है, आप क्या 500 ड्राइवर हमारे यहाँ भेज सकते हैं वहां हरियाणा से? हमने कहा अभी तो हमारे यहाँ ड्राइविंग का ऐसा कोई कोर्स है नहीं है, जो सीखते हैं थोड़े बहुत तो लोकल सीख लेते हैं, अपने आप अपनी ड्राइविंग कर लेते हैं। इस प्रकार का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ड्राइवर हमारे पास अभी नहीं है। हमने अब कहा है कि ऐसी इंटरनेशनल ड्राइविंग की कोर्स शुरू करो, चाहे वो दाहिने हाथ चलाने वाली गाड़ी हो, चाहे बाएं हाथ चलने वाली गाड़ी हो। दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, हमारे यहाँ तो बाएं हाथ गाड़ी चलती है, उनके यहाँ दाएं हाथ गाड़ी चलती है। वो क्रॉस करते हैं तो उल्टा क्रॉस करते हैं, यहाँ के ड्राइवर वहां एक्सीडेंट कर देंगे, इसलिए उनको अलग से सिखलाई करानी पड़ती है। तो ऐसे ड्राइविंग के कोर्स ये हम शुरू कर रहे हैं। रोजगार में व्यक्ति आगे कैसे बढ़े, सरकारी नौकरियों में योग्यता को हमने आधार माना है। एक समय ऐसा था कि जिनकी अप्रोच होती थी, जिनके हाथ में पैसे की ताकत होती थी, नौकरी खरीद लाते थे। हमने वो नौकरी की जो अप्रोच वाली पर्ची और पैसे की ताकत वाली खर्ची दोनों बंद कर दी कि योग्य व्यक्ति होगा तो वो आगे बढ़ेगा। और आपने देखा है, चाहे वो ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी है, या चाहे HCS है, ग्रुप ए की भी नौकरियां हैं, किसी की सिफारिश नहीं मानी हमने। ये IAS और HCS में करोड़ों रुपए के लेन देन हो जाते थे, और वो इसलिए होते थे कि करोड़ों रुपया दे करके वहीं से निकालेंगे, एक खर्च करेंगे 10 निकालेंगे। इसका नाम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को यदि बंद करना है तो कम से कम उसकी नौकरी में उसको पैसा ना देना पड़े, तब वो हमारी बात को सुनेगा, वरना क्यों सुनेगा? वो कहेगा मैं पैसे खर्च करके आया हूं तो पैसे कमाऊंगा ही। अब इस सिस्टम को हमने तोड़ दिया है। आज हर मुख्यमंत्री को साल में 2-3 HCS प्रमोट करने का अधिकार होता है। साल में कम से कम एक IAS क्लास 1 के किसी भी अधिकारियों में से एक IAS बनाने के उसके पास एक कलम में अधिकार होता है, जिसको चाहे बना सकता है। हमने कहा भी हमने ये भाई भतीजावाद तरफदारी नहीं करनी है, ना किसी से पैसे से लगने देना है। जो योग्य व्यक्ति हैं HCS लगने वाले, उनको को फॉर्म भरें, जाके परीक्षा दे दें, जो मेरिट पर आएंगे उनको उठा के लगा देंगे। ऐसे ही IAS एक के बदले में 5 नाम UPSC को भेजने होते हैं।
इस समय 5 वो आईएएस की सीटें खाली हैं। हमने पिछले दिनों में एग्जाम लेकर के जो टॉप के 25 नाम थे वो यूपीएससी को भेज दिए। अब इसमें से 5 छांट करके आप भेज दो। हमें कोई अपना भाई भतीजावाद, मुझे अपना रिश्तेदार कोई नहीं लगाना है उसमें। आखिर तो ये परंपराएं शुरू करनी पड़ती हैं। सुधार हमेशा ऊपर से नीचे होता है। कितने ही सुधार हम कर रहे हैं, उन सुधारों में क्योंकि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं का लाभ, योजनाएं बनाई इसलिए जाती हैं कि गरीब को लाभ हो जाए, लेकिन देखा क्या गया है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचाने में भी बीच में कहीं ना कहीं टांका लगता है। मैं तुझे 20,000 रुपये का लाभ लेके दे देता हूं, पहले 5,000 रुपये मुझे दे दे। ये सिलसिले चलते रहे हैं। देने वाला भी इसलिए देता कि 20 मिल रहा, 5 इसको दे दो, 15 तो मिलेगा ही। लेकिन भाई 20 का अधिकार जब उसका है तो बीच में 5 की कटौती करने वाला क्यों आया है? ये दलाल बीच में, इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। 20 का अधिकार किसी का तो पूरा 20 उसी को मिलेगा। 50 का अधिकार है तो 50 उसी को मिलेगा। इसके लिए कई योजनाएं चलाई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।